हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं प्लैंक रेडिएशन लॉ के बारे में। समझेंगे प्लैंक रेडिएशन लॉ क्या होता है, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए क्यों आया, कब आया, कैसे आया। सो इसकी स्टोरी क्या है। सबसे पहले क्या हुआ था, 19th सेंचुरी के अंदर एक डाउट आया था। वो डाउट क्या था? वो डाउट था ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व। अब हमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व से पहले पता होना चाहिए कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। सो ब्लैक बॉडी वो बॉडी होती है जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है जब अपने अंदर के टेम्परेचर से, अपने इंटरनल टेम्परेचर की वजह से रेडिएशन एमिट करना स्टार्ट कर देता है, मतलब अलग अलग तरीके की वेव जनरेट करना स्टार्ट कर देता है, तो उस बॉडी को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। यहाँ पे ब्लैक बॉडी का मतलब ऑब्वियसली ये नहीं है कि आपने उसको ब्लैक पेंट कर दिया तो वो बॉडी को आप बोल दोगे ब्लैक बॉडी। नहीं, वो बॉडी जो हर तरीके की रेडिएशन अपने अंदर से एमिट कर सकती है। सो डाउट क्या था कि जो ये ब्लैक बॉडी है जो रेडिएशन एमिट कर रही है, तो ये रेडिएशन किस तरीके से एमिट करेगी, किस रेंज में, किस वेवलेंथ की, किस फ्रीक्वेंसी की, उसकी भी स्टडी करनी थी। उसके लिए दो लॉज आ चुके थे, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ एंड रिले-जीन्स लॉ। लेकिन जो वेन्स लॉ था वो सिर्फ शॉर्ट वेवलेंथ के लिए एप्लीकेबल था, उनको तो सेटिस्फाई करा देता था, लेकिन लॉन्ग वेवलेंथ के लिए फेल हो जाता था। एंड जबकि रिले-जीन्स जो लॉ था वो लॉन्ग वेवलेंथ के लिए एप्लीकेबल था, वो शॉर्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं था। सो इन दोनों लॉज को ओवरकम किया प्लैंक रेडिएशन लॉ ने। प्लैंक ने उन दोनों की कंडीशंस को सेटिस्फाई किया। सो प्लैंक रेडिएशन लॉ एक ऐसा लॉ आया जो चाहे शॉर्टर वेवलेंथ हो या लॉन्गर वेवलेंथ, दोनों के लिए इजीली एप्लीकेबल था, दोनों को सेटिस्फाई करा रहा था। आज हम स्टडी करने वाले हैं प्लैंक रेडिएशन लॉ की, कैसे यूजिंग बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स की स्टैटिक्स का यूज़ करके इस लॉ को डिराइव कर सकते हैं। क्योंकि ये एक रेडिएशन लॉ है, तो रेडिएशन के अंदर हमारे क्या होते हैं, फोटोन्स। सारी की सारी जो रेडिएशंस होते हैं हमारी सन से आ रही है या किसी भी और सोर्स से आ रही है, तो उनके अंदर फोटोन्स ही होते हैं। तो पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं फोटोन्स के बारे में। सो फोटोन्स क्या होते हैं? फोटोन इज द स्मॉलेस्ट डिस्क्रीट अमाउंट और क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या जिसको बोलते हैं क्वांटा ऑफ एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी के पैकेट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, फोटोन्स, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को कैरी करने का काम करते हैं। फिर अगर बात की जाए प्रॉपर्टीज़ की, कि बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं फोटोन्स की, तो सबसे मेन ज़ीरो रेस्ट मास होता है फोटोन का, एंड रेस्ट एनर्जी ज़ीरो होती है, नॉट इंडिविजुअल एनर्जी, रेस्ट एनर्जी ज़ीरो होती है। एंड अगर बात करें चार्ज की, तो कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, न्यूट्रल होता है फोटोन हमारा। एंड ये स्पिन वन पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जिनका जो स्पिन होता है वो पाई इंटीग्रल मल्टीपल होता है, जिनकी वजह से क्या बनते हैं, बोसोन्स। सो इसी वजह से बोस-आइंस्टीन यहाँ पे फॉलो हो रही है, बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि फोटोन क्या है, हमारा एक बोसोन पार्टिकल है। फोटोन इंडिस्टिंग्विशेबल है, ऑब्वियसली आप आपस में डिफर नहीं करा सकते कि ये कौन सा है, ये कौन सा है, दोनों सेम है। वहीं अगर हम बात करें एनर्जी की, तो जो एनर्जी है हमारे फोटोन्स की वो कितनी होती है, h/nu, एंड जो मोमेंटम होगा वो कितना होगा, h/c। वहीं अगर बात की जाए स्पिन एंगुलर मोमेंटम की, तो फोटोन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम वही इंटीग्रल होता है h/2π के। सो हमें पता चल गया कि फोटोन्स क्या होते हैं, क्या क्या उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो कि है प्लैंक रेडिएशन लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की, जैसे लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा, ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ रेंज है। इसमें अगर एनर्जी की बात की जाए किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर T पे, तो जो एनर्जी है ई लैम्डा किसी वेवलेंथ डी लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग, तो वो कितनी होगी, 8πhc अपॉन लैम्डा 5 डी लैम्डा अपॉन e⁻h c अपॉन लैम्डा kT -1। ये हमारा जनरल जो एनर्जी का रिलेशन आता है वेवलेंथ की फॉर्म में। अब कैसे हम इसको निकाल सकते हैं बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स का यूज़ करके, वो हम देखते हैं। हमें करनी है प्लैंक रेडिएशन लॉ की डेरिवेशन यूज़ करके, किसका, बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स का। तो मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के लिए, वो हमें पता है कितना आया था, Ni = gi अपॉन e⁻α प्लस बीटा ei -1। ये हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन आया था, ठीक है, जहाँ पे हमने बात की थी कि जो बीटा है आप उसको 1/kT भी लिख सकते हो, ओके। अब फोटोन्स के केस में क्या चेंज होगा, फोटोन्स के केस में ∆Ni = 0 वैलिड नहीं होगा, जबकि अगर हम बात करें बोस-आइंस्टीन के केस में, तो हमने ये दो लॉज यूज़ किए थे, कंजर्वेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये दोनों लॉ हमने यूज़ किए थे किसके लिए, हम हमारे बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी करने के लिए, जहाँ से हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिले थे।
अभी इन लॉज के अंदर हमने यूज़ क्या चीज़ की थी कि ये जो कंजर्वेशन लॉ है डेल एन आई, इसको आपने मल्टीप्लाई किया था अल्फ़ा फैक्टर से, ठीक है। अब वहाँ पे फोटोन के केस में आप क्या बोल रहे हो कि जो डेल एन आई है यहाँ पे जो जीरो है ये यहाँ पे ज़ीरो नहीं होगा फोटोन के केस में, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ रिकॉल कर लेते हैं कि यहाँ से हमने कौन सा फैक्टर यूज़ किया था, अल्फ़ा डेल एन आई। अब हमें पता है डेरिवेशन के लिए हमने क्या यूज़ किया था, अल्फ़ा फैक्टर की डेल एन आई से मल्टीप्लाई की थी, ठीक है। तो वहाँ से हमें क्या मिला कि हमारा जो डेल एन आई है उसके आपने अल्फ़ा फैक्टर से मल्टीप्लाई की थी एंड इनका जो समेशन था वो आप क्या यूज़ कर रहे थे, ज़ीरो। लेकिन यहाँ पे हमने बोला कि फोटोन के केस में डेल एन आई का जो रेशियो है वो ज़ीरो नहीं होता। तो सबसे पहली बात, ये ज़ीरो क्यों नहीं होता, ये क्या है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का चेंज। अब ये ज़ीरो नहीं होता यानी कि ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स चेंज हो रहे हैं फोटोन के केस में। वैसे तो हम बोलते हैं कि भाई ना तो आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ एप्लीकेबल है हर जगह। लेकिन यहाँ पे फोटोन के केस में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो हैं फोटोन्स के वो चेंज होते हैं। फोटोन्स को आप क्रिएट भी कर सकते हो, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो, क्योंकि फोटोन्स आपस में इंटरेक्ट नहीं करते। फोटोन इसे इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, वॉल्स के साथ। जिस भी कंटेनर में आप ये रेडिएशन ले रहे हो, जिस भी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो या जिस भी कैविटी की बात कर रहे हो, तो ये उसकी वॉल से स्ट्राइक करते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, ये ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो फोटोन्स हैं हमारे वो क्रिएट भी होते रहते हैं, डिस्ट्रॉय भी होते रहते हैं। तो इसकी वजह से ये तो ज़ीरो होगा नहीं। अब लेकिन क्योंकि ये जो लॉ हमने डिराइव किया था ये वाला, यहाँ पे हमने जो ई अल्फ़ा फैक्टर आया है वो किसका यूज़ करके आया है, अल्फ़ा डेल एन आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब क्योंकि डेल एन आई ज़ीरो नहीं हो रहा है, हमने पहले बोल दिया डेल एन आई ज़ीरो नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या, ज़ीरो होगा अल्फ़ा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो है तो एक को तो ज़ीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाता है कि अल्फ़ा फैक्टर जो है वो कितना हो जाता है, ज़ीरो। अब यहाँ पे अगर आप अल्फ़ा फैक्टर को ज़ीरो करोगे तो ई रेज़ टू पावर ज़ीरो क्या हो जाएगा, 1। तो हमारे पास नेट रिजल्ट क्या बचेगा, एन आई इज इक्वल्स टू जी आई अपॉन ई रेज़ टू पावर ई आई अपॉन के टी माइनस 1, या फिर आई की फॉर्म में लिख लो, 1/KT नहीं लिखना तो, ठीक है। तो यहाँ पे ई अल्फ़ा फैक्टर हमारा ज़ीरो हो जाएगा, ई अल्फ़ा, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। सो अभी नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, ये जो हमारा नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है इसको आप एनर्जी की फॉर्म में लिखो, ठीक है। तो क्या लिखोगे, एनर्जी के साथ डिफ्रेंशिएशन किया तो एन ई डी ई, और यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ सेल्स हैं इनको भी आप एनर्जी की फॉर्म में लिख दो, तो यहाँ पे भी लिख दिया आपने ई एंड डी ई। अब हम ये भी जानते हैं कि एनर्जी फोटोन के केस में कितनी होती है, एच न्यू, ठीक है। सो जो हमारे जी ई डी की एनर्जी होगी वो कितनी होगी, अगर हम फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में बात करें तो जी न्यू डी न्यू, ठीक है। सो क्योंकि यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में ले रहे हैं एनर्जी को, तो जो नंबर ऑफ़ स्टेट्स हैं जो चेंज होंगी ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, वो किसके अंदर लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू के बीच में। सो हमें यहाँ पे निकालनी है जो हमारे नंबर ऑफ़ सेल्स हैं जी न्यू डी न्यू, उनकी वैल्यू। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, आप क्या करो, वॉल्यूम जो आपके उस सेल की है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू प्लस डी न्यू, उसकी वॉल्यूम में से माइनस कर दो न्यू फ्रीक्वेंसी की वॉल्यूम को, ठीक है। तो ये तो हमारा जनरली रेशो होता ही है 4/3 पाई, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, जबकि यहाँ पे हमारी आर क्या है, h/c एन इंटू हमारी फ्रीक्वेंसी, इन तीनों की वॉल्यूम। यहाँ से हम इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारी सिंपल वॉल्यूम की क्यूब को, तो दोनों का यहाँ पे हम क्यूब ओपन करेंगे। तो यहाँ से हम सिंपल अलजेब्रा सोल्व करेंगे तो हमारे पास लास्टली रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4 पाई एच न्यू बाई सी क्यूब न्यू स्केयर डी न्यू। एंड अब जो ये हमारी वॉल्यूम आई है नेट, इसके यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी पोलराइजेशन है वो दो तरीके से हो सकती है फोटोन के केस में, लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड, जिसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, वॉल्यूम का डबल। सो आप क्या करोगे, जी न्यू डी न्यू की वैल्यू निकालने के लिए जो सिंपल आपकी वॉल्यूम आई है ये, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से, क्योंकि हमारे यहाँ पे दो स्टेट ऑफ पोलराइजेशन एग्जिस्ट कर रही है, तो उनके लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो आपके पास जी न्यू डी न्यू की वैल्यू आ गई, ठीक है। बाकी फैक्टर आपका एज इट इज़ था 1 बाई ई रेज़ टू पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1। तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, जी न्यू डी न्यू की वैल्यू पुट करनी है। अब क्योंकि हर एक फोटोन की जो एनर्जी है वो एनर्जी कितनी है, एच न्यू। सो जो एनर्जी डेंसिटी आएगी ई न्यू डी न्यू, उसको आप डिफाइन करोगे अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जितनी एनर्जी है उसको आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दो लाइंग बिटवीन द फ्रिक्वेंसी रेंज। सो एनर्जी तो हमारी सिंपल क्या होती है, एच न्यू, लेकिन यहाँ पे हम उस एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहे हैं जो एन न्यू डी न्यू
एन पार्टिकल्स के लिए किस फ्रीक्वेंसी रेंज में न्यू डी न्यू फ्रीक्वेंसी में लाई करे पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आप क्या करो, एच न्यू तो आपके पास पहले से है ही, एन न्यू डी न्यू की वैल्यू आप डायरेक्ट पुट करो, अपॉन डिवाइड कर दो किससे, वॉल्यूम से। सो वॉल्यूम वाला फैक्टर यहाँ से कट हो जाएगा, तो सिंपली हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, ई न्यू डी न्यू इज इक्वल्स टू 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब इंटू ये रेशियो एज इट इज़ स्टार्टिंग से चल रहा है 1 अपॉन ई रेज टू पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1। सो ये है हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन किसके केस में, जब आप फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में बात कर रहे हो। अभी अगर हम निकालना चाहते हैं प्लैंक रेडिएशन लो को वेवलेंथ की फॉर्म में, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में ये आया है, हमें पता है वेवलेंथ का एंड फ्रीक्वेंसी का आपस में रिलेशन क्या होता है, सी बाय लैम्डा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ हमारा न्यू है फ्रीक्वेंसी है, वहाँ पे आप क्या पुट कर दो, सी बाय लैम्डा। तो ठीक है, ये वाला फैक्टर तो कांस्टेंट है, तो 8 पाई एच अपॉन सी क्यूब, ये तो एज इट इज़ आ गया। न्यू क्यूब की जगह क्या रखेंगे, सी क्यूब अपॉन लैम्डा क्यूब। डी न्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करके, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर क्यों, क्योंकि पावर नीचे पहले से -1 है, एक और सब्ट्रैक्ट होगी डिफ्रेंशिएशन में, तो वो क्या आ जाएगी -2, तो स्क्वायर हो गया इंटू डी लैम्डा। तो यहाँ से डी न्यू की वैल्यू पुट करेंगे, सी डी लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर, एंड साथ में हमारा फैक्टर क्या है, 1 अपॉन ई रेज टू पावर एच न्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा साथ में के टी -1। ठीक है, तो यहाँ से सी क्यूब से सी क्यूब कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा की पावर कितनी हो जाएगी टोटल 5, तो 8 पाई एच सी डी लैम्डा अपॉन लैम्डा 5 इंटू 1 अपॉन ई रेज टू पावर एच सी बाई लैम्डा के टी -1। सो ये हमारा रिलेशन किस में आ जाता है, ई लैम्डा डी लैम्डा। वेवलेंथ की फॉर्म में हमारा प्लैंक रेडिएशन लो, अगर यहाँ से हमसे सिंपल एनर्जी पूछी जाती है तो सिंपल एनर्जी को आप क्या लिख सकते हो कि वेवलेंथ की फॉर्म में क्या है एनर्जी, सिर्फ आप डिफ्रैक्शन वाला फैक्टर हटा दो तो क्या आ जाएगी 8 पाई एच सी। इसको आप चाहो तो ऊपर भेज सकते हो, ऊपर भेजोगे तो क्या आ जाएगा -5, नीचे क्या है ई रेज टू पावर एच सी बाई लैम्डा के टी -1। सो ये हमारी एनर्जी आ जाती है प्लैंक रेडिएशन लो के लिए, जो कि चाहे आपकी फिर शॉर्टर वेवलेंथ हो या लॉन्गर वेवलेंथ, दोनों के लिए इजीली एप्लीकेबल है। सो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, हमें पता है बोस-आइंस्टीन का डिस्ट्रीब्यूशन लो क्या है एनर्जी के लिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए ni इज इक्वल्स टू जी आई अपॉन ई रेज टू पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई -1। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होते हैं फोटोन्स के केस में, तो डेन आई 0 नहीं होगा, तो उसकी बजाय क्या 0 होगा, अल्फ़ा फैक्टर 0 होगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो यहाँ से एक फैक्टर गायब हो जाएगा। अब एनर्जी की फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं। फिर हमें निकालना है जी न्यू डी न्यू की वैल्यू, जिसको आप क्या करोगे, हाइयर फ्रिक्वेंसी से लोअर फ्रिक्वेंसी की वॉल्यूम माइनस कर देंगे हम, तो हमारे पास नेट टोटल वॉल्यूम आ जाएगी। और जो ये नंबर ऑफ़ स्टेट्स आएंगी इनको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि हमारी पोलराइजेशन स्टेट 2 लाई करते हैं फोटोन्स के केस में। सो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का, कि किस फ्रीक्वेंसी रेंज डी न्यू के साथ हमारे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का क्या रिलेशन है। हम इजीली निकाल सकते हैं एनर्जी फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, क्योंकि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में हमें पहले से पता है। तो हमें एनर्जी डेंसिटी निकालनी, तो एच न्यू के साथ मल्टीप्लाई करो एन न्यू डी न्यू की, एंड डिवाइड कर दो वॉल्यूम वी से। सो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा एनर्जी का फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। एंड अगर हमें ये वेवलेंथ की फॉर्म में निकालना है तो हमें सिंपली क्या करना है, न्यू को किससे रिप्लेस करना है, सी बाय लैम्डा से। तो हमारे पास लास्टली क्या रिजल्ट आ जाएगा, वेवलेंथ की फॉर्म में प्लैंक रेडिएशन लो, किससे, बोस-आइंस्टीन स्टैटिक्स से। सो ये था हमारा प्लैंक रेडिएशन लो यूजिंग बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। सो आई होप समझ आ गया होगा, लेकिन इन केस कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।